हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ट्विटर प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ विलफुल डिफॉल्ट ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स। योर ऑप्शंस आर यूज ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस, diverting borrowed funds for activities different from the loan's original purpose, unauthorized transfer of funds to the subsidiaries, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is all of the above. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं willful default के बारे में। तो विलफुल डिफॉल्ट कब माना जाएगा? देखिए, डिफॉल्ट होता कब है? डिफॉल्ट तब होता है जब एक इंडिविजुअल बोरोवर जिसने लोन लिया हुआ था वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि बोरोवर जो है डिफॉल्ट कर गया या फिर लोन अकाउंट डिफॉल्ट कर गया है। ठीक है। अब विलफुल डिफॉल्ट और जेन्युइन डिफॉल्ट दो तरह के होते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग विलफुल डिफॉल्ट की बात करेंगे। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब इंडिविजुअल बोरोवर जो है वो इंडिविजुअल बोरोवर की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल उसके द्वारा किया जा सकता है, वो लोन की रिपेमेंट कर सकता है, बट उसकी इंटेंशन यहाँ पे सही नहीं है, वो उसका रॉन्ग इंटेंट हम लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं विलफुल डिफॉल्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ विलफुल डिफॉल्ट ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फंड। डाइवर्जन ऑफ फंड की वजह से किसको जो है विलफुल डिफॉल्ट बोला जाएगा? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो है वो फंड बोरो किया जाता है एक बैंक के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे वो फंड को बोरो करती है फॉर द परचेजिंग ऑफ मशीनरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट उस फंड के थ्रू अपनी इंप्लॉइज की सैलरी दे रही है हर महीने। ठीक है, सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? विलफुल डिफॉल्ट ही मानेंगे गाइस। नेक्स्ट इज डाइवर्टिंग बोरोड फंड्स फॉर एक्टिविटीज फ्रॉम दैट द लोन्स ओरिजिनल पर्पस। अब मान लो लोन लिया गया घर बनाने के लिए, होम लोन लिया गया है, बट उस पैसे से जो वेकेशंस एंजॉय की जा रही हैं। ठीक है, वेकेशन जो है वो इंडिविजुअल अपने एंजॉय कर रहे हैं उस फंड के थ्रू जो कि होम लोन घर बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ था, तो इट विल ऑल्सो बी अ डाइवर्जन ऑफ फंड एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्ट गाइज। नेक्स्ट इज अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द सब्सिडरीज। अब देखिए गाइज, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी है XYZ। अब ये जो XYZ सब्सिडरी है, ये जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने लोन लिया कि भाई मुझे अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करना है या फिर मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ इन्वेंट्री जो है वो परचेज करनी है गाइस। ठीक है, तो इसने लोन लिया, बट इसने उस पैसे का जो यूज था वो किया इस XYZ सब्सिडरी के अंदर गाइस। उसने एवाईसी के लिए कोई ना इन्वेंट्री ली ना कोई मशीन ली, उसने उस पैसे से जो है वो XYZ अपनी जो इसी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी थी वहां पे उस पैसे का यूज कर लिया, उस फंड का यूज कर लिया। सो इट विल ऑल्सो बी अ डाइवर्जन ऑफ फंड which will be considered as a willful default guys. That is why option D will be the right one here. Next is which of the following statements regarding SMA classification is incorrect. Option A is SMA 0 indicates an overdue period of up to 30 days. Option B is SMA 2 indicates an overdue of 61 to 90 days. Option C is SMA 1 account automatically qualifies as NPA. Option D is SMA helps in structured loan monitoring guys. So यहाँ पे ध्यान रखना, इनकरेक्ट सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा गया है व्हाट शुड बी द राइट आंसर है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SMA अकाउंट्स के बारे में। अब देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब लोन जो लिया गया है बोरोर के द्वारा, जब वो बोरोर रीपे नहीं कर पा रहा है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट अमाउंट ना ही किसी और तरह का अगर उसने कोई अमाउंट पे करना था बैंक को वो भी नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से फिर हम लोग क्या बोल देते हैं? अकाउंट को बोल देते हैं कि ये डिफॉल्ट हो गया। अब उस डिफॉल्टेड अकाउंट को SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में कब डाला जाएगा? जब उस अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है वो ओवरड्यू रहता है फॉर 30 डेज, तो उसको हम लोग बोल देंगे SMA 0। जब वो अमाउंट ओवरड्यू रहेगा फ्रॉम 31 to 60 डेज,
ठीक है, 31 टू 60 डेज, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, SMA 1 कैटेगरी के अकाउंट में डाल देंगे। जब वही अकाउंट के अंदर जो ओवरड्यू रहेगा अमाउंट वो रहेगा मोर देन 61 टू 90 डेज, तो उसको SMA 2 कैटेगरी का पार्ट मान लेंगे गाइस। ठीक है, सो दीज आर स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है SMA 0 इंडिकेट्स एन ओवरड्यू पीरियड ऑफ अप टू 30 डेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। SMA 2 इंडिकेट्स ओवरड्यू ऑफ 61 टू 90 डेज, बिल्कुल सही, अभी मैंने आप लोगों को बताया। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, SMA 1 अकाउंट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज एट NPA, नहीं भाई, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं होते हैं। अगर अमाउंट ओवरड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज, तभी उन अकाउंट्स को क्या बोला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाएगा गाइस। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज SMA हेल्प्स इन स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग लोन, बिल्कुल सही भाई, जिन लोन्स की मॉनिटरिंग करनी होती है उनको स्ट्रक्चर करने में जो है वो SMA हेल्प करते हैं हम लोगों को, क्योंकि एक बार अगर क्लासीफाई कर लेंगे कि भाई स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर ये लोन अकाउंट आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसको जो है वो फिर रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है गाइस। रीस्ट्रक्चर मतलब क्या है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर दी जाएगी कस्टमर को उस लोन को रीपे करने में गाइस। ठीक है, after that next question is which of the following statements correctly describes the objective of loan account monitoring guys. Statement 1 is to identify and address stress in loan accounts at an early stage. Statement 2 क्या बोल रही है, to differentiate between genuine and willful defaulter for suitable recovery strategies. Statement 3 क्या बोल रही है, to immediately classify overdue accounts as non-performing asset. तो what should be the right answer here? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer bhai? The right answer will be option number B, that is 1 and 2 only guys. अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि भाई लोन अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्ट्रेस इन लोन अकाउंट एट द अर्ली स्टेज, कि भाई अर्ली स्टेज में ही हम लोग को समझ आ जाए कि यार ये जो बोरोवर है इस लोन अमाउंट को रीपे नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग जो अर्ली स्टेज के अंदर ही आइडेंटिफाई और एड्रेस कर लें उस, अगर किसी तरह का स्ट्रेस फील हो रहा है बोरोवर को लोन को रीपे करने में। नेक्स्ट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ जेन्युइन एंड विलफुल डिफॉल्टर फॉर सुटेबल रिकवरी स्ट्रेटेजीज। अब देखिए जेन्युइन और विलफुल डिफॉल्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, जो हमारे विलफुल डिफॉल्टर है वहाँ पे जो बोरोवर है उसकी इंटेंशन सही नहीं है, मॉडिफाइड इंटेंशन वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है उसकी हम लोगों को, वो लोन रीपे नहीं करना चाह रहा है। जबकि जो जेन्युइन डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जेन्युइन डिफॉल्ट के अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिविजुअल जो हो किसी जेन्युइन वजह से अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई पर्सनल सेटबैक उसको फेस करना पड़ा हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी से उसको गुजरना पड़ा हो, या फिर किसी तरह का अगर वो एक बिजनेस एंटिटी है तो कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न मार्केट में देखने के लिए मिल गया है, तो इस वजह से अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेन्युइन डिफॉल्ट बोल देते हैं गाइस। अब अमाउंट रिकवर दोनों से किया जाएगा, चाहे वो विलफुल डिफॉल्टर है चाहे वो जेन्युइन डिफॉल्टर है, बट रिकवरी की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो वेरी करेंगी फ्रॉम विलफुल डिफॉल्टर टू जेन्युइन डिफॉल्टर गाइस। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया भाई, अकाउंट की मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को समझ आ जाए कि भाई कौन जेन्युइन डिफॉल्टर है कौन विलफुल डिफॉल्टर है। ठीक है, आफ्टर दैट क्योंकि जो जेन्युइन डिफॉल्टर होगा उसी केस में हम लोग जो है रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं लोन की गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, टू इमीडिएटली क्लासीफाई ओवरड्यू अकाउंट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नहीं भाई, इमीडिएटली हम लोग जो है वो क्लासीफाई नहीं करते हैं ओवरड्यू अकाउंट्स को नॉन परफॉर्मिंग, इसका एक प्रोसेस है, पहले SMA कैटेगरी में आएगा फिर वो NPA के अंदर आएगा गाइज। SMA ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया स्पेशल मेंशन अकाउंट, एंड NPA इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next is which of the following correctly differentiates education loan and housing loan moratorium structures? Education loan have no moratorium, housing loan always have 18-month moratorium. Education loan often have free interest moratoriums. Housing loan usually have 3 to 18 months moratorium depending upon the purchase or construction guys. Option C क्या बोल रहा है, both have fixed 12 month moratorium period. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, हाउसिंग लोन हैव नो मोरेटोरियम, एजुकेशन लोन्स ऑलवेज इंक्लूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले देखिए मोरेटोरियम पीरियड होता क्या है, मोरेटोरियम का मतलब है कि वो पीरियड वो ड्यूरेशन जहाँ पे इंडिविजुअल को रीपेमेंट नहीं करनी है। अब वो रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं करनी है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट की नहीं करनी है, दैट विल वेरी फ्रॉम लोन टू लोन गाइस। ठीक है, अब एजुकेशन लोन के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम यहाँ पे ऑफर किया जाता है, मतलब मोरेटोरियम पीरियड के अंदर इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करनी रहती है इंडिविजुअल को जिसने भी एजुकेशन लोन ले रखा है। जबकि हाउसिंग लोन के केस में ये डिपेंड करेगा कि हाउसिंग लोन जो हम लोग ले रहे हैं वहाँ से जो घर बनाया जाएगा उस लोन के थ्रू वो हम लोग जो परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग 3 to 18 मंथ जो है वो मोरेटोरियम पीरियड वेरी करेगा गाइस। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next is which of the following are the fundamental requirements for maintaining a healthy borrower-bank relationship? Your statements are the loan is used only for the intended purpose, payment of the installment is made as per the agreed terms,
borrower provides accurate information about the security, bank and borrower does not jeopardize the relationship. So you need to select the correct answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 2 and 4 only, 1 2 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1 2 3 and 4. तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि भी बोरोअर और बैंक के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो, तो उसके लिए जो इंडिविजुअल जिसके द्वारा लोन लिया जा रहा है वो उसका उस लोन का जो फंड्स हैं उनका यूज़ वहीं पे करे जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया जा रहा है. जैसे मतलब अगर व्हीकल लोन लिया जा रहा है तो व्हीकल ही परचेज की जानी चाहिए उसके थ्रू. नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की जानी चाहिए एज पर द एग्रीड टर्म्स. बोरोअर को जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑफ द सिक्योरिटी टू द बैंक. सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे? जब भी लोन ऑफर किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि बैंक के द्वारा कुछ ना कुछ जो है वो एज ए सिक्योरिटी कस्टमर के एंड से लिया जाता है, सो दैट अगर कस्टमर या फिर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो कल को इस सिक्योरिटी के थ्रू बैंक जो है अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए. तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. जैसे सिक्योरिटी के तौर पे मान लो लैंड दे रखी है या फिर कोई फ्लैट या फिर कोई बिल्डिंग दे रखी है, तो इसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब इसका ओनर कौन है, कि ये क्या इसका क्या सिंगल ओनर है या फिर मल्टीपल ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कितने हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी. आफ्टर दैट बैंक और बोरोअर डज नॉट जियो. अब देखिए बैंक और बोरोअर क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप है तो ये टू एंड फ्रो रिलेशनशिप रहता है. यहाँ पे दोनों को ही जो है वो इस रिलेशनशिप को बेटर वे में मेंटेन करने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे. अकेला बोरोअर के ऊपर ही स्ट्रेस नहीं डाला जा सकता है, ना तो सिर्फ हम लोग जो है बैंक को ही बोलते हैं कि बैंक को अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा टू वे रिलेशनशिप ही मेंटेन किया जा सकता है. इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. ये सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं हमारे फॉर अ हेल्दी बोरोअर बैंक रिलेशनशिप गाइज. नेक्स्ट इज according to RBI guidelines, which of the following action is prohibited for the willful defaulters? Granting additional banking facilities, allowing rescheduling of repayment, permitting conversion of debt to equity, issuing new guarantees for the export credit. अब willful defaulter के केस में क्या एक्शन जो है वो प्रोहिबिट किया जाता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ग्रांटिंग एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़. तो मतलब मान लो कोई एक विलफुल डिफॉल्टर है जो जानबूझ के बैंक के अमाउंट को जो है रीपे नहीं कर रहा है, तो उसको फिर कोई भी एडिशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़ आगे से प्रोवाइड नहीं की जाएंगी गाइस. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईएमआई कैलकुलेशन? अब गाइस देखिए ईएमआई क्या है? ईएमआई इज इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो किस तरह से ये फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार. सो ऑप्शंस आप लोगों के सामने. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? The right answer will be option number B, that is EMI will be equal to P into R into 1 plus R raised to the power n divided by 1 plus R raised to the power n minus 1. अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P will be principal here, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई एक लोन के अंदर दो कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं मेजरली. प्रिंसिपल विल बी द P, R विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? n विल बी द ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए जो है वो हम लोगों ने वो ईएमआई मतलब जितने टाइम में वो ईएमआई पे करनी है गाइस. ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हमेशा कि r जो रहेगा इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. जैसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 विल बी डिवाइडेड बाय 12, सो दैट हम लोग मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे. दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन बुलेट पेमेंट एंड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स गाइस? योर ऑप्शंस आर बुलेट पेमेंट involves periodic interest payment, while EMI involve lump sum payment of the interest. Bullet payment are made in multiple installments, while EMI are paid only once at the end of tenure. Bullet payments are single repayment including principal plus interest at the end, whereas EMI are uniform monthly payment of the principal and interest guys. Option D क्या बोल रहा है? Both follow equal installment structure with the variable interest rate. What should be the right answer? The right answer will be option number C. तो बुलेट जो पेमेंट्स रहती हैं वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सिंगल रीपेमेंट की जाती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड गाइस, जबकि ईएमआई के केस में एक यूनिफॉर्म मंथली पेमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है फॉर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट गाइस. ईएमआई का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने देखा. अब देखिए यहाँ पे जो बुलेट पेमेंट है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है मेजरली इन द केस ऑफ गोल्ड लोन गाइस. गोल्ड लोन के केस में हम लोगों को देखने को मिलता है बुलेट पेमेंट की जाती है गाइस, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज अब देयर इज अ केस स्टडी फॉर यू गाइस. Mrs. Priya Sharma has a pristine repayment history on her home loan from Citizens Bank for over 8 years. Suddenly, her repayment stopped when the bank's recovery office
officer contacted her, they learned that Mrs. Sharma had lost her job due to widespread industry layoffs. Shortly after, her husband was diagnosed with a critical illness and their family savings were exhausted on the medical treatments. She expressed a strong desire to regularize the account once she found the new employment, guys. ठीक है, सो ये प्रिया शर्मा जी की यहाँ पे केस स्टडी आप लोगों के सामने दी गई है. नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी, how should Citizen Bank should categorize this default, guys? As a willful default, as the borrower has chosen to not to prioritize the loan repayment. A genuine default caused by the personal setback and unforeseen medical expenses. A strategic default, as the borrower is using excuses to avoid the payment. A case of siphoning funds requiring legal action. So what should be the right answer? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक पर्सनल सेटबैक है उसको लगा हुआ है और अनफोर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए जेन्युइन डिफॉल्ट जो है बैंक के द्वारा इसको कैटेगराइज किया जाएगा, गाइस. नेक्स्ट इज another case study is there for you, guys. Mr. Ajay Sharma is the promoter of Vista Infrastructure Private Limited. The company took a term loan of 10 crore from the Bhartiya Bank for a highway project. During a routine inspection, the bank discovered that Mr. Sharma had submitted inflated project cost report to secure the loan. A subsequent forensic audit revealed that he had siphoned off rupees 3 crore by creating fake invoices from the non-existent suppliers and transferring the funds to his personal account. The account has now been classified as non-performing asset and an internal committee of Bhartiya Bank has concluded that the default is willful. ठीक है, नाउ यहाँ पे साइफनिंग ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा आप लोगों से, गाइस. ये केस स्टडी मिस्टर अजय शर्मा के रिगार्डिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है. नाउ व्हाट आर द मैंडेटरी एक्शंस दैट भारतीय बैंक मस्ट नाउ अंडरटेक अगेंस्ट मिस्टर अजय शर्मा and Vista Infrastructure Private Limited? The bank must grant a restructuring package to help the company overcome its temporary financial difficulties. The bank must issue a show cause notice to the borrower and upon confirmation declare them a willful defaulter, which would lead to the debarment from institutional finances and expedite the legal proceedings for the recovery. Option C क्या बोल रही है? The bank should wait for the loan to be regularized and focus on recovering dues by selling the collateral without initiating any other action. Option D क्या बोल रहा है? The bank must immediately write off the entire loan amount to clean its balance sheet. तो क्या स्टेप जो है भारतीय बैंक के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा भाई? What should be the right answer? The right answer will be option number B. The bank, अब बैंक को जो है एक शो कॉज नोटिस जो है बोरोर को इशू करना है और जब कंफर्म हो जाता है तो उसको डिफॉल्टर मतलब विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करके उसको डिबार कर दिया जाएगा किसी भी तरह के फर्दर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिस से और उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी, गाइस. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज जब आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. बट अगर आप लोगों के पास अगर टाइम का क्रंच है या फिर यू हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स, गाइस, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, गाइस, जहाँ पे आप लोगों को सभी कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन. यहाँ पे IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और यहीं पे आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए मास्टर कोर्स दिख रहा है आप लोगों को. तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात. अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी है, अब आप लोगों को इवेल्युएशन करनी है अपनी, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस टेस्ट सीरीज, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.